मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ वो पूरा पहाड़ों का इलाका है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल और पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में बिताई है। मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोनों घटनाएं दो जगहों पर घटी थी, जो कि एक दूसरे से 8 से 10 मील की दूरी पर पड़ती हैं। ये पहली घटना मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ हुई थी। मेरे ये दोस्त हमारे इलाके के ही सबसे घने जंगल के पास वाले एक गांव में रहते थे। तो एक बार मैं अपने दोस्तों से मिलने गया हुआ था। असल में उस दिन उसके घर में कोई नहीं था और हमारा उसके घर में रुक के शराब पीने का प्रोग्राम था। हम शाम के टाइम मिले और खूब मौज मस्ती की। रात में मेरा उसी के घर रुकने का प्लान था। तो दिन में तो हमने बहुत मस्ती की, लेकिन रात होते ही उस इलाके का तो जैसे माहौल ही बिल्कुल बदल गया। सब कुछ बदला हुआ सा लगने लगा था। शाम को जंगल में बैठे बातें करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात तो बस अभी शुरू ही हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद हम मेरे दोस्त के घर चले गए। उसका घर गांव के बिल्कुल आखिरी कोने पर था। गांव के दूसरे घर भी बहुत दूर दूर थे। अंधेरा होने के बाद हम मेरे दोस्त के घर चले गए। मेरे बाकी के दोनों दोस्त तो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अजीब सा लग रहा था। रात में हम तीनों आराम से घर में बैठे ही थे कि तभी अचानक उसके घर के पीछे से कुछ थपथपाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार पर जोर जोर से हाथ मार रहा हो। वो आवाज सुनते ही मैं तो उसी तरफ देखने लगा, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे शांत करते हुए उन आवाजों पर ध्यान ना देने को कहा। लेकिन वो थपथपाने की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी, बल्कि और तेज होती जा रही थी। और फिर कुछ सेकंड बाद वो आवाज अचानक से बंद हो गई। इस घटना से मैं तो बहुत बुरी तरह डर गया था, लेकिन मुझे हैरानी थी कि मेरे दोनों दोस्तों को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो दोनों उसी गांव के रहने वाले थे और शायद वो जानते थे कि ये किसका काम है। हम तीनों नशे में थे, अब उतर गया था, लेकिन वो दोनों तो कुछ ही देर बाद गहरी नींद में सो गए। पर मुझसे तो नींद कोसों दूर थी। लेटे हुए मेरी नजरें सामने खिड़की पर ही थी। वो खिड़की जमीन से करीब 10 फीट ऊंची थी। और फिर करीब आधे घंटे बाद मुझे खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने देखा कि वो एक डरावना बहुत बड़ा सा कोई जानवर था। मुझे नहीं पता वो क्या था। वो कुछ कुछ इंसानों जैसा लग रहा था, लेकिन उसके लंबे लंबे कान थे और उसका पूरा शरीर काले बालों से भरा था। अंधेरे की वजह से मैं उसको बहुत अच्छे से तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी पीली आंखें थी। वो अंदर झांक रहा था, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसकी वो भयानक आंखें मेरी तरफ मुड़ गईं। उसने मेरे को देख लिया था। उसके देखते ही मेरा तो पूरा शरीर कांपने लगा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ हिम्मत करके मैंने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, पर उनमें से कोई नहीं उठा। तब तक वो शैतान भी वहां से जा चुका था। उसके खिड़की से गायब होते ही मैं उठा और अंदर वाले कमरे में जाके लेट गया। किसी तरह मैंने वो पूरी रात बिताई। सुबह उठते ही मैंने अपने दोस्तों को रात की पूरी बात बताई, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने उनको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। वो बस यही बोले जा रहे थे कि नशे में मैंने कोई जानवर देख लिया होगा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त के यहां एक दिन और बिताया, लेकिन वो शैतान मुझे फिर दिखाई नहीं दिया। यह अगला वाकया इस पहली घटना के 2 साल बाद हुआ था। यह घटना भी मेरे एक दोस्त के गांव में ही हुई थी। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मैं पास के ही अपने एक दूसरे दोस्त के यहां गया था। उसने मुझे बताया था कि उनके यहां जंगल में
एक बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर घूमता है। गांव के कई लोगों ने उस शैतान को देखा है। जब मैंने अपने दोस्त से ये सुना तो उसकी बात सुन के मुझे उस रात की याद आ गई जब मैंने उस शैतान को देखा था। मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं भी एक बार उसको देखना चाहता हूँ, और फिर हम 3-4 दोस्त उनके गांव के पीछे वाले जंगल में घूमने चले गए। लेकिन कई घंटे घूमने के बाद भी हमें वो शैतान नजर नहीं आया। मेरे दोस्त ने बताया कि वो शैतान तभी बाहर निकलता है जब उसको शिकार करना होता है। हम चारों जंगल से वापस आने लगे। तब तक अंधेरा भी होने लगा था। तभी अचानक हमें एक लोमड़ी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी लोमड़ी और किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज को मिक्स कर दिया गया हो। मेरा वो दोस्त जो उसी गांव में रहता था, वो आवाज सुन के उसके तो चेहरे का रंग ही उतर गया। वो एक शिकारी था। उसका उस जंगल में रोज का आना जाना था, लेकिन उसने भी आज तक ऐसी डरावनी और भयानक आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। आवाज सुनते ही हम वहां से गांव की तरफ तेजी से आने लगे। गांव में लोगों ने गाय भैंसें पाली हुई थी और उस भयानक आवाज को सुन के वो मवेशी भी जैसे कंट्रोल से बाहर हो गए, बुरी तरह इधर उधर भागने लगे। हम बस किसी तरह उसके घर तक पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन चलते चलते अचानक मैंने साइड के जंगल में एक 7 फीट ऊंचे जानवर को देखा। उसकी बड़ी बड़ी डरावनी पीली आंखें थीं, बड़े बड़े पैने दांत, और उसका मुंह कुछ कुछ कुत्ते जैसा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर इंसान के जैसा था। बहुत ही अजीब और डरावना। ये वही शैतान था जो मैंने उस रात देखा था, और इस बार भी हम चारों में से वो सिर्फ मुझे ही दिखा था। पता नहीं ये कोई इत्तेफाक था या वो जानबूझकर मुझे अपने आप को दिखाना चाहता था। मैंने इस बारे में उनमें से किसी को नहीं बताया, पर मैंने जो भी देखा वो बिल्कुल हॉरर मूवीज में दिखाए गए जंगल के शैतानों जैसा था। शायद फिल्मों में दिखाई गई सब बातें बिल्कुल झूठ भी नहीं होती। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है और मैं अक्सर जंगलों और पहाड़ों पे कैंपिंग और हाइकिंग के लिए जाता रहता हूँ। मुझे इस काम में बहुत मजा आता है और शहर की भीड़ भाड़ से दूर जंगल की शांति के बीच मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर एक डरावनी कैंपिंग ट्रिप ने मेरा दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से ही बदल दिया। ये 15 अप्रैल 2020 की बात है। कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं भी काम से बिल्कुल फ्री था। जंगल में कैंपिंग पे जाने का ये सबसे बढ़िया टाइम था। मैंने अपने 2 और दोस्तों को कॉल किया और उसी वीकेंड एक कैंपिंग ट्रिप का प्लान फाइनल कर लिया। हमने सोचा था जंगल में 2-3 रात बिता के घर वापस आ जाएंगे, और फिर हमने अपना अपना सामान पैक किया और निकल पड़े। जिस जंगल में हम जा रहे थे वहां हम पहले भी कई बार कैंपिंग के लिए जा चुके थे, लेकिन इस बार हम अलग ही मूड में थे। इस बार हमने जंगल के सबसे आखिरी और सुनसान हिस्से में जाने का प्लान बनाया था। तो जंगल के अंदर जाके हमने वहां अपनी जीप पार्क की और फिर अपना अपना सामान लेकर जंगल के अंदर की तरफ चले गए। सेफ्टी के लिए हम अपने साथ अपनी अपनी गन्स भी लेकर आए थे। फिर करीब आधा घंटा जंगल में चलने के बाद हमें एक साफ प्लेन जगह मिल गई, तो हमने वहीं अपने टेंट्स लगा दिए। जब हम वहां अपने टेंट्स लगा रहे थे तब तो हमने वो चीज नोटिस नहीं की, लेकिन फिर हमने देखा कि उस जगह आसपास के जो पेड़ थे उन सब पे अजीब ही तरह के खरोंचों के निशान बने थे। हमें ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन हमने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टेंट लगाने में लगे रहे। अंधेरा होने से पहले हमें टेंट फिक्स करके आग जलाने के लिए
लकड़ियां भी इकट्ठी करनी थी। हम तीनों मिलकर ये सब करने लगे। फिर सारा काम निपटाने के बाद हमने आग जलाई और आराम से आग के सामने बैठ के गाने सुनते सुनते बियर पीने के मजे लेने लगे। बहुत मजा आ रहा था। हम हंसी मजाक कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे। फिर रात 11 बजे के करीब हमने म्यूजिक बंद कर दिया। जब तक म्यूजिक चल रहा था तब तक तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था, लेकिन म्यूजिक बंद होते ही हमने नोटिस किया कि जंगल बिल्कुल शांत था। मेरा मतलब रात के समय भी जंगल में तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन उस वक्त जंगल कुछ ज्यादा ही शांत था। बियर का भी हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा था। हम ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने अपने टेंट्स में सोने के लिए चले गए। टेंट में लेटते ही मैं गहरी नींद में सो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद अचानक मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्यों? ऐसा मन कर रहा था कि हमें यहां से जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकल जाना चाहिए, जैसे कि यहां कोई बहुत खतरनाक चीज मौजूद है। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे बाहर से जैक के चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज के साथ ही बाहर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने की भी आवाज आई, और गोलियां चलते ही एक बहुत ही गहरी और डरावनी, जैसे किसी भालू के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। मैं और रॉनी उसी वक्त अपनी गन्स लेकर जल्दी से बाहर की तरफ भागे। आग अभी भी थोड़ी थोड़ी जल रही थी। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहां हो क्या रहा है। हम बस उस आग की हल्की हल्की रोशनी में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगे। तभी जैक वहां भागते हुए आया। उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। हमारे पास आते ही वो बोला, भागो भागो यहां से, वो आ रहा है। रॉनी और मैं अभी समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि यहां क्या हो रहा है कि तभी हमारे सामने एक लंबा, लगभग 9 फीट ऊंचा भयानक सा जानवर पेड़ों को चीरता हुआ बाहर निकल के आया। मैं सच कह रहा हूं, वो जानवर इतना डरावना था कि मैं मरने तक उसे भूल नहीं सकता। उसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे, बहुत ही भारी भरकम शरीर। ऐसा लग रहा था मानो किसी भालू ने स्टीरॉयड ले रखे हों, और वो कोई आम भालू नहीं था। वो बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे फिल्मों में वेयरवॉल्फ होता है। वो जोर जोर से गुर्रा रहा था और गुर्राते हुए ही हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमने उसे बचने के लिए उस पे अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने से वो कराह के जमीन पे तो गिर गया, लेकिन वो अभी मरा नहीं था। जमीन पर पड़ा बस कराह रहा था, या शायद बेहोश हो गया था। हमारे पास यही मौका था वहां से भागने का। हम उसी डायरेक्शन में भागने लगे जहां से हम आए थे, लेकिन हम कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वो शैतान उठा और हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगा। टहनियों के टूटने और भागते हुए भारी कदमों की आवाजें हमें साफ सुनाई दे रही थी। हम घने अंधेरे और जंगल में बस अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागते जा रहे थे। अगर एक बार भी हम में से किसी का पैर फिसल जाता या कोई गिर जाता तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि इतने अंधेरे में भी हम अपनी गाड़ी तक जैसे तैसे पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात थी कि गाड़ी की चाबी मेरी जेब में ही थी। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और मैंने गाड़ी स्टार्ट की। वो शैतान ठीक हमारी गाड़ी के पीछे था। कच्चे रास्ते पे भी मैं कार फुल स्पीड में चला रहा था। फिर जंगल से बाहर निकल के कई किलोमीटर दूर जाते ही मुझे उल्टियां होने लगी। मैंने कार रोक के उल्टी की और फिर से कार चलाने लगा। मेरी ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। हम जंगल से बाहर आ चुके थे। वो शैतान अब हमारे पीछे नहीं था।
लेकिन पूरे रास्ते हम तीनों बिल्कुल चुप थे। हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। फिर घर पहुंचने के बाद जब हम नॉर्मल हुए तो जैक ने बताया कि वो रात में टॉयलेट करने के लिए अपने टेंट से बाहर निकला था। तभी उसे कुछ भारी कदमों की आवाज टेंट की तरफ आती सुनाई दी, तो उसने जल्दी से अपनी गन निकाल ली और गन लेके टेंट से निकलते ही उसने देखा कि एक भारी भरकम वेयरवॉल्फ ठीक टेंट के बाहर उसके मुंह के सामने खड़ा था। वो देखते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चला दी। हम तीनों वहां से सही सलामत तो आ गए थे, लेकिन हमारा सारा सामान वहीं छूट गया था। लेकिन सामान लेने हम उस जगह पर फिर कभी वापस नहीं गए। अगर आपको भी जंगलों में घूमने जाने का शौक है तो इन जंगलों में हमेशा संभल कर रहें, क्योंकि रात के अंधेरे में इन खूबसूरत दिखने वाले जंगलों में किस किस तरह के शैतान घूम रहे होते हैं आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपको ये बहुत अजीब लगे, लेकिन मैं एक भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं सुनाने वाला हूं। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं, ये सब घटनाएं बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसा मैं बता रहा हूं। इनमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे मम्मी पापा बहुत रिलीजियस थे। मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो हर संडे को चर्च में जाता था। हमारे यहाँ के लोग भी बहुत सीधे थे। चर्च में मैं ऐसे लोगों से मिलता था जो कहते थे वही अपने जीवन में करते भी थे, जैसे भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को कपड़े देना। चर्च में यही सब चलता रहता था। लेकिन ये कहानी मैं इन अच्छी बातों के बारे में बताने के लिए नहीं लिख रहा हूं। ये 1990 की बात है। हम एक नए शहर में रहने के लिए गए थे जो कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां शिफ्ट होने के बाद हमने वहां की एक लोकल चर्च ज्वाइन कर ली और हर हफ्ते उस चर्च में जाने लगे। हम जिस इलाके में रहने गए थे उन दिनों वहां के लोगों के बीच एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी, एक शैतान की दहशत। लोगों को हर चीज में शैतान दिखने लगा था, खिलौनों से लेकर लोगों तक में, जिस वजह से वहां चर्च में आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब लोग चर्च में आने लगे थे। नशेड़ी, शराबी लोग, चोर उचक्के जो अपने आप को सुधारने के लिए चर्च में आते थे। हम बच्चों को उन लोगों को गले लगाने को कहा जाता था। मुझे नहीं पता ऐसा हमसे क्यों करवाया जाता था, लेकिन मुझे ये काम बहुत गंदा लगता था, क्योंकि उनमें से कुछ लोग बहुत गंदी नीयत के भी होते थे। ऐसे लोग जिनसे नजर मिलाने में भी आपको शर्म आ जाए, और हमें उन लोगों से गले मिलने को कहा जाता था। सच बताऊं तो मैं उस चर्च में कभी भी अच्छा महसूस नहीं करता था। बहुत ही अजीब लगता था, दम सा घुटने लगता था। लेकिन मेरे मम्मी पापा की वजह से मुझे ना चाहते हुए भी उस चर्च में जाना पड़ता था। चर्च में मैं हमेशा आखिरी लाइन में बैठता था, बिल्कुल एग्जिट के पास। धीरे धीरे मुझे इन सब चीजों की आदत हो गई। चर्च में कुछ बुरे लोग आते थे तो कुछ बहुत अच्छे लोग भी आया करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कहानी मैं अच्छे लोगों के बारे में बताने के लिए नहीं लिख रहा हूं। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं बड़ा होने लगा। लेकिन बड़ा होते हुए मैं नोटिस करता कि मेरे अंदर एक अलग चीज थी। मेरे पास चीजों को देखने और महसूस करने की एक अलग ही शक्ति थी। ऊपर से चाहे कोई कैसा भी दिखता हो, लेकिन मैं उनको अंदर से पहचान लेता था कि कौन कैसा है। इसी बीच हमारी चर्च में एक औरत आने लगी। उसका नाम विकी था। जब पहली बार मैंने उसे देखा था, तब से ही वो मुझे बहुत बुरी लगने लगी थी। मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों इतनी बुरी लगती थी,
शायद उसकी एनर्जी ही ऐसी थी। मुझे आज भी यह पहेली लगती है कि विकी इतनी जल्दी चर्च का हिस्सा कैसे बन गई थी। वो चर्च में गाने और प्रेयर्स गाती, संडे को बच्चों को पढ़ाती, और ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उसी की क्लास में था, पर सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए। उसके बाद मुझे एक दूसरे टीचर की स्पिरिचुअल क्लास में डाल दिया गया। वो जल्दी ही दूसरी स्पिरिचुअल औरतों की दोस्त भी बन गई थी और चर्च में होने वाली ग्रुप डिस्कशंस में हिस्सा भी लेने लगी थी। मुझे नहीं पता वो किसके साथ चर्च में आई थी, लेकिन वो पक्का कोई पहुंचे हुए लोग थे, तभी तो वो इतनी जल्दी इतनी ऊपर तक पहुंच गई। मुझे बहुत हैरानी होती थी कि दूसरे लोग कैसे उससे इतना घुल मिल के बातें करते हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं क्यों उसके पास जाने से भी डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे अंदर से वो कुछ और ही है। मैं हमेशा कोशिश करता था कि उस औरत के संपर्क में ना आऊं, पर मैं पूरी तरह से उससे दूरी भी नहीं बना सकता था। ऐसे ही एक संडे के दिन जब मेरी चर्च सर्विस खत्म होने वाली थी, तो मैंने विकी को फ्रंट लाइन में मेरी तरफ आते हुए देखा। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, पर ऐसे भाग भी नहीं सकता था, लेकिन मैं चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वो मेरे पास आई और उसने मुझे गले लगाया और कहा कि तुम बहुत ही प्यारा गाते हो, लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो। मैं तो सीधे सीधे कह देना चाहता था कि मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना, तुम मुझसे दूर रहो। वो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखती थी। वो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखती थी, जैसे कि उसको पता हो कि मैं जानता हूं कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। फिर कुछ दिनों बाद बारी आई यूथ रिट्रीट की, मतलब कि हम सब लोग एक दूर दराज गांव में एक सर्विस कैंप लगाने जाने वाले थे। और जानते हैं कि हमारी टीम का मैनेजर कौन था? वही औरत, विकी। मेरे बस में होता तो मैं यूथ रिट्रीट में कभी नहीं जाता, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं टाल सकता था। हमें वहां एक हफ्ते तक रुकना था। पहले दिन जब हम उस जगह पहुंचे तो वो हमारे साथ हमारी वैन में ही आई थी, लेकिन बहुत अजीब बात थी कि अगले 2-3 दिनों तक वो कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि वो हर एक चीज में सबसे आगे रहने वाली औरत थी। फिर 2-3 दिन बाद अचानक वो एक रात मुझे दिखाई दी। रात में हमारा बॉन फायर के सामने प्रोग्राम चल रहा था। हम सब आपस में कहानियां सुना रहे थे। तभी वो ना जाने कहां से वहां पर आ गई। फिर कुछ देर बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ और हम अपने हॉल में सोने के लिए चले गए। सब लोग बहुत थक गए थे। कुछ ही देर बाद सब गहरी नींद में सो गए, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं आंखें बंद करके लेटा ही था कि मुझे जोर से सामने खिड़की का कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। मैंने डर के आंखें खोल ली, पर मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने देखा कि मेरे सामने कुछ दूर विकी बैठी थी और उसके ठीक बगल में एक दूसरा काउंसलर भी बैठा था। लेकिन विकी की हालत ने मुझे बहुत डरा दिया। वो जोर जोर से कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, रो रही थी, पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। दूसरा काउंसलर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पता नहीं किसी दूसरी भाषा में ही कुछ कुछ बोले जा रही थी। दूसरे काउंसलर ने कुछ देर तक तो उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर वो भी वहां से भाग गया। मैं डर के मारे पसीने में बुरी तरह लथपथ हो गया था और तभी विकी ने हमारी तरफ गर्दन घुमाई। मैंने उसी वक्त डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे बहुत हैरानी थी कि उसके इतनी जोर जोर से आवाजें निकालने और रोने के बाद भी हॉल में सोए बच्चे गहरी नींद में सोते रहे, जैसे कि उन लोगों को कुछ सुन ही ना रहा हो, या फिर वो सब के सब अपने होश में ना हो। ये बहुत ही अजीब बात थी। ना ही वहां
कहीं टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे, जैसा कि कुछ देर पहले आवाज आई थी। मैं समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर यहां हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे विकी का रूप बदल रहा है और वो कुछ और ही बनती जा रही है। पूरी रात विकी की वो डरावनी आवाजें आती रहीं। आवाजें कब बंद हुई मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो विकी वहां नहीं थी। उस दिन के बाद वो दोबारा कभी नहीं दिखाई दी। कुछ टाइम बाद मैं 18 साल का हो गया और पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे शहर भेज दिया गया। लेकिन मैं आज भी सोचता हूं कि आखिर विकी को उस रात हुआ क्या था और वो अचानक से कहां गायब हो गई।